हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएनपी कैंपस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है व्यंजन। क्या है बालक? व्यंजन है। और इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्वर को, ठीक है ना। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक है हम लोगों का वह है व्यंजन, ठीक है ना। और टोटल पूरे व्यंजन के बारे में हम लोग आज जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। और इसके बाद वीडियो के अंत में कुछ क्यूज भी है, ठीक है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। क्लियर है? चलिए, तो अगर व्यंजन की बात करते हैं बालक, तो कहते हैं ना कि इसमें सबसे पहली बात आपको ये चीज देखना पड़ेगा, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें क्या लेना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि बिना स्वर का हम जिसे हम लोग बोलते हैं क, तो आता है क धन अ, ठीक है। मतलब इसमें स्वर की आपको सहायता लेनी पड़ेगी, और जिसमें स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी वो समझ लीजिए आपको कि वो क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें मैंने दो चीज लिखा हुआ है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं और मूल व्यंजन कितने हुए। तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि कुल व्यंजन जो होते हैं बालक वो होते हैं 35, और मूल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33, ठीक है ना। इसके एक उदाहरण की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। बस इतना समझिए आप कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो वो व्यंजन है। क्लियर है? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं कि हिंदी में व्यंजन या मूल व्यंजन पूछे तो कितना है, तो मूल व्यंजन आपको कितना बताया था मैंने? 33 होता है, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन 35 होते हैं। बात समझ में आई? फिर से मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं और कुल व्यंजन आपके 35 होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ व्यंजनों के भेद हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। क्लियर है? देखिए जैसे, लेकिन अब हम लोग बात करें बालक, तो स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं? कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है ना। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। अगर व्यंजन की बात करें बालक, तो क से लेकर ज्ञ तक टोटल व्यंजन होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। क्लियर है? आइए अब हम लोग समझते हैं। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन। देखिए, ये रहा आपका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, यहाँ पे इया रहेगा, ठीक है ना। इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, म, न। अब काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए ये टोटल कितना हो गया बालक? ये टोटल आपके हो गए 25, अर्थात 25 हो गए। ये देखिए अंतःस्थ व्यंजन होता है बालक, य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या 4 होगी। स, ह का 4 हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसे हम लोग काउंट करें तो देखिए, ये रहा 25। देखिए 25 4 29, 29, और देखिए टोटल हो गया 29 और 4 33, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मूल व्यंजन, ठीक है। अब आता है एक द्विगुण व्यंजन, ठीक है। एक्स्ट्रा इनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जब ये द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं तब जाके आपके 35 हो जाते हैं, अर्थात कुल व्यंजन आपके कितने हो जाते हैं? 35 हो जाते हैं। क्लियर है इतना? देखिए, और व फ मतलब इसका उच्चारण स्थान जो होता है दंतोष्ठ होता है, ठीक है ना। आगे इसमें और हम लोग समझ ले रहे हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि अगर इनके उच्चारण स्थान की हम लोग बात करें तो क वर्ग जाता है। क वर्ग का मतलब देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, इसका जो उच्चारण स्थान होता है बालक वो होता है कंठ। आप इसको ना बोल के देखिए, ठीक है। देखिए जैसे बोल के देखिए, यहाँ से निकलेगा क, ख, ग, घ, अंग। तो ये आपका क्या हो गया? कंठ हो गया। और ह भी जो होता है बालक, ह, ये भी आपका कंठ होता है। देखिए ह, यहाँ से कंठ से आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही अब च वर्ण की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे च, छ, ज, झ, इया, ये होता है आपका च वर्ग। क्लियर है? अच्छा, च से चालू हम ऐसे याद करने के लिए समझ लेते हैं, च से चालू, त से तालु, ठीक है ना। चालू इज इक्वल टू तालु। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये बालक हो गया आपका तालुस हो गया। अच्छा बोल के भी देखिए, देखिए च, देखिए यहाँ सट रहा है, ठीक है ना। तो ये तालु पे जो जीभ है वो तालु पे चिपक जा रही है, ठीक है ना। जब वहां पे चिपके तो अर्थात वो तालु से उसका उच्चारण स्थान है। जैसे च, देखिए
छ, ज, झ, जो निचले वाला हिस्सा है ना उसके नीचे जो तालु है उस पर चिपक जा रहा है, ठीक। और तो और य और स जो होता है बालक, ठीक है ना, ये देखिए ये बड़ा वाला य, और सॉरी य, और ये बड़ा वाला स, ये दोनों जो होते हैं बालक, इनका भी उच्चारण स्थान तालु होता है। क्लियर, इनको बोल के देख लीजिएगा आप, य स। क्लियर है। अब देखिए, अब ट वर्ग की बात करें हम अगर, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये होता है मूर्धा होता है, जिसे हम डायरेक्टली बोलते जाते हैं ट, ट, ड, ढ, ड़, ठीक है ना, मूर्धा हो गया। और इसी के साथ साथ ये र, और इसको हम लोग मूर्धनी ख पहले से बोलते हैं, तो इसका ऐसे ही लर्न कर सकते हैं आप, यानी र और खटकोट ख भी मूर्धा होता है। क्लियर है। अब यहीं पर अगर हम बात करें बालक दंत की, यानी त वर्ग जितना भी होता है, त, थ, द, ध, न, ये त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये ल और स, ये भी आपके दंत होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसको बोल के देख लीजिए आप, ल, द, ल, स, ठीक है ना। तो ये ऐसा याद करने के लिए कर ले सकते हैं ना, लसंत इज इक्वल टू दसंत, ठीक है ना। वो अपना याद करने का तरीका आप जैसे भी इसको लर्न कर लिए, ठीक है। अब देखिए, प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग ऊठ बोलते हैं। देखिए, प, फ, ब, भ, म, जितना भी मैं उच्चारण स्थान की बात करूं मैं बालक, देखिए उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बोल कर देखिए। बोल कर जब देखिए, और जहां पर भी जीवा जिस प्रकार से आपको सटती है या चिपकती है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है। क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अब कह रहा बालक कि स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पे करते हैं हम लोग। एक तो होता है घोषत्व के आधार पे, और दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पे, ठीक है ना। घोष अघोष का मतलब होता है जिसमें उष्मा निकलती है ना, ऐसे। अब देखिए, कह रहा है अघोषत्व के आधार पे दो प्रकार का होता है बालक, जैसे अघोष या सघोष या घोष, या प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण होता है, ठीक है ना। प्राणत्व के आधार पर क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। क्लियर है। तो आइए घोषत्व और घोषत्व के आधार पर पहले समझते हैं कि घोष अघोष क्या होता है। अब देखिए, ये आपका हो गया पहला वर्ण, और ये ख वाला हो गया आपका दूसरा वर्ण। अब ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है। तो पहला वाला जितना भी आपको दिख रहा है, पहला और दूसरा, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, त, थ, प, फ, ये जितना भी दिख रहा है बालक, इसको हम लोग अग्रध्वनि भी कहते हैं। ये क्या है, अग्रध्वनि, मतलब आगे की ध्वनियां, ठीक है ना। अब जो बच गए, ये जो बच गए जितने टोटल, तो ये आपके हो गए पश्च ध्वनि। कौन सी ध्वनि, पश्च ध्वनि। क्लियर इतना। अच्छा, अब याद करने का तरीका भी समझ लीजिए, अ से अग्र और अ से अघोष, याद हुआ। क्लियर। अ से अग्र, अ से अघोष। अब बाकी एक याद हो गया तो दूसरों को याद करने की जरूरत ही नहीं, जितना बच जाए आपका वही हो गया। और अग्र ध्वनि की संख्या अगर पूछ दे कभी आपसे कि संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। और पश्च ध्वनि यानी पश्च ध्वनि की संख्या कितनी होता है, 15 होता है। क्लियर है। लेकिन इसको याद करके रखना वाला, ठीक है ना, अ से अघोष और अ से अग्रध्वनि। और पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अग्रध्वनि और अघोष होता है, और पश्च ध्वनि जो होती है बालक, वो 3, 4, 5। क्लियर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अघोष में मैंने लिखा है बालक कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जैसे आपने देखा, देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, और साथ ही साथ जो उष्म व्यंजन होते हैं बालक, ठीक है ना। कौन से व्यंजन, उष्म व्यंजन, यानी कि स, श और स, ये तीनों भी आपके अघोष होते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये जो तीनों होते हैं, वो तीनों के तीनों अघोष होते हैं, ठीक। अब देखिए, अब घोष की बात करें अगर हम लोग बालक, तो घोष या सघोष ही कहते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा, जैसे आपने देखा है, मैंने लिखा था क, ख, ग, घ, अंग, यानी देखिए यहाँ से ये जितना नीचे इसके आएगा, ये वाला, ठीक। तो अब ये वाला जितना भी है बालक, ये वाला चीजें, वो कौन से है, घोष, या इसको हम लोग सघोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, सघोष कह सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है ना, अ से लेकर अ तक, ठीक है ना, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। अगर और इसके साथ साथ य, र, ल, व, ह भी आपके घोष और सघोष होते हैं। इतना बात क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा बालक कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे क, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय,
च, छ, ड, ढ, अड़, त, ध, न, प, फ, ब, भ और ये रहा आपका म। अब क्या रहा इसमें कि 1, 3, 5 वर्ग, अर्थात देखिए ये वाला मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। देखिए अब देखिए, आ जाओ भाई। देखिए ये पहला वाला वर्ग, ठीक, और ये तीसरा वाला वर्ग, और ये पांचवा वाला वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग, और पहला वाला, ये तीनों जो वर्ग होते हैं बालक, ये जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। कौन से प्राण? अल्प प्राण होते हैं। क्लियर? अब बच गया कौन? ख और घ वाला। ये 2 और 4 जो होते हैं ये आपके हो जाते हैं महाप्राण। क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। अच्छा, इनको याद करने का भी तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। और देखिए जितने भी स्वर होते हैं बालक, वो स्वर भी आपके अल्प प्राण होते हैं। मैंने यहाँ नोट करके भी लिखा है कि सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुई आपको ऐसे। अब देखिए आपको याद तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें कम, और महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है ना। आप अपनी हथेली को अपने मुंह के आगे लगाएंगे और बोलेंगे, ठीक है। जिस शब्द को बोलते वक्त आपके मुख से हवा ज्यादा तेज से टकराए वो महाप्राण होगी, जो धीमे से टकराए वो आपकी अल्प प्राण होगी। आप खुद बोल के देख सकते हैं, जैसे कि क, ख। जब आप ख बोलते हैं तो आपके जो मुख से हवा निकलती है आपकी हथेली पर बहुत तेजी से टकराती है, ठीक है ना। तो वो आपका महाप्राण हो जाता है। तो आप ऐसे ही करके अल्प प्राण और महाप्राण को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे कुछ क्वेश्चंस भी है, तो आप बने रहिए, ठीक है ना। देखिए कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं बालक, जैसे यहाँ पे यहाँ रहेगा, देख लीजिए। जैसे कुछ संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें बालक, तो देखिए जैसे छत्री, त्रयी, ज्ञ, श्र, ठीक है ना। ये ऋषि श्रमिक वाला स है, ठीक है ना। देखिए जैसे छत्री छ है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो पेपर में ऐसे भी आपको पूछ देता है। देखिए क, ये हलंत बहुत नेसेसरी है बालक, इसको जान लीजिए, हलंत बोलते हैं, ठीक है ना। क धन खटकोड़ ख इज इक्वल टू छत्री छ बन जाता है। जैसे त्र है तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि संयुक्त का मतलब ये होता है मिलान, जोड़ होता है, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे शब्दों से, दो ऐसे अक्षरों से मिलकर बने, जैसे त र। इसमें हलंत बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जैसे हलंत दिया हुआ, ठीक। क्लियर? इस पे सवाल भी आपको पूछा जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन कितना हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। चलिए अब बालक बात अगर हम करें द्वित्व व्यंजन की, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आधा क दिया हुआ है, फिर यहाँ पूरा क दिया हुआ है, तो वही वाला जो व्यंजन दिया रहता है वो फिर वही वाला सेम व्यंजन आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मक्का, यहाँ देखिए चक्कर क में, फिर देखिए डबल क, फिर चक्की, फिर पत्ता, मतलब देखिए ऐसे भी पत्ता हम लोग लिखते हैं ना, तो ये वाला सत्तर, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो भी ठीक है ना। मतलब उसी का हाफ फिर उसी का पूरा उस पर रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? जैसे देख लीजिए छप्पर, छप्पन, थप्पड़, गल्ला, पल्ला, तल्लीन, तो ये आपका हो जाता है द्वित्व व्यंजन, ठीक है। कुछ स्वनिम ध्वनियां होती हैं जैसे ड और ढ, ये नीचे हलंत होता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो होता है, ठीक, यहाँ पे ऐसे, जैसे हम लोग लिखते हैं मोड़, सड़क, पकड़। क्लियर है? अब कुछ होते हैं आगत व्यंजन ग्रही, देखिए इसमें लगाया नहीं मैंने, टाइपिंग मिस्टेक, देखिए यहाँ पे ये रहेगा, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। इस ये जो लगाए हैं हम अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आता है क, ख, ग, ज, फ, ये अरबी और फारसी शब्द है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा क, ये हिंदी का है, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा क, उसके नीचे ये मैंने लगा, इसको तो नुक्ता कहते हैं हम लोग, पहले जान लीजिए आप लोग। जैसे देखिए गज माने होता है हाथी, लेकिन गज इसको हम लोग ज वाला साउंड आता है, ठीक है ना। ज, इज वाला, ऐसे वाला, इज वाला, ज वाला साउंड आता है, गज यानी एक प्रकार की नाप, या कह सकते हैं कपड़ा नापने का यंत्र। और इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। ये कब बोलते हैं? जब वो अक्षर के नीचे ऐसे बिंदी दिया रहता है, ठीक है ना। और ये अरबी फारसी से आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ वर्ड होते हैं बच्चा, जिसे प्रकंपित या लुंठित, लटका हुआ, जिसे हम लोग ऐसे रेफ रेस को बोलते हैं, ठीक है ना। ये लटका हुआ रह रहता है, ठीक। जैसे हम लोग लिखते हैं रुकावट, ठीक है, तो ये लटका हुआ र की बात करता है, लटका हुआ, इसीलिए ये र हो जाता है। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? तो र को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं।
पार्श्विक का मतलब पहले ल हम लोग ऐसे लिखते थे, ल यानी बगल से लटका हुआ, ठीक है ना। लेकिन अभी प्रचलन में ये वाला ल आ गया, लेकिन पहले हम लोग ऐसे ही ल बनाते थे, ठीक। तो पार्श्विक अगर बोले कि पार्श्विक वर्ण कौन है, तो ल जो होता है उसको पार्श्विक कहते हैं। और एक होता है हंस वर्ण, काकल्य वर्ण या स्वर यंत्र मुखी, इसका तीनों नाम एक ही है, ह को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संघर्षी कह रहा है, तो देखिए स स स ह ख ज फ, इससे हम लोग संघर्षी बोलते हैं। और च वर्ग जितना आता है बच्चा ना, च वर्ग को हम लोग स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, जैसे च छ ज ज, ठीक है। अब ये देखिए इसको कलर दूसरा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आया नहीं कलर अभी, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका यहाँ हो गया, ये नासिक से निकलता है, ठीक है। अच्छा इन्हें पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, पंचमा अक्षर, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर भी छूट गया, ठीक। देखिए ये पांचवा अक्षर, ये जितने भी हैं इन्हें हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है ना, पंचमाक्षर, क्लियर है। और इसे नासिक के भी कहा जाता है, मतलब नाक से निकलता था, ठीक है ना। तो इसे पंचमाक्षर या नासिक के भी कहते हैं हम लोग, ठीक। ये आइए देखते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, देख लीजिए। तो स्पर्श संघर्षी आपको क्लियर हो गया होगा, च वर्ग आपका स्पर्श संघर्षी हो जाता है, नासिक की तो मैंने बता दिया आपको। अब एक होता है उत्क्षिप्त द्विगुण ताड़नजात या नवीन विकसित ध्वनि कहते हैं, जिसे देखिए ये हो गया ड। अच्छा एक आपने ड देखा था, एक ऐसे वाला था और ये ऐसे वाला था, ठीक है। और एक होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो उत्क्षिप्त बोलते हैं, या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या तो नवीन विकसित ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब एक होता है बालक अर्धस्वर, तो स्वर में मैंने छोड़ दिया था इसलिए यहाँ मैंने इसको नोट कर दिया, ठीक है ना। य और वो को हम लोग बोलते हैं बालक अर्धस्वर, क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धस्वर, ठीक। तो आइए एक बार हम लोग ना यहीं पे वो कर लेते हैं, थोड़ा सा जितना पीछे का पढ़े हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। फिर इसके बाद हम लोग अपने चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक। जैसे देखिए अगर आपसे बात करें कि उष्म व्यंजन कितना होता है बालक, उष्म व्यंजन कितना होता है, तो 4 होता है। कौन कौन, स त श ह, ये आपके होते हैं उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें अगर आपसे कि अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है, अंतःस्थ व्यंजन तो भी 4 होता है, य र ल व, क्लियर है। उसमें व्यंजन कितना होता है, 4 होता है। अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है, 4। अब देखिए अग्र ध्वनि की बात करें अगर, या अघोष की बात करें, ठीक है ना। अग्र का मतलब अगला, यानी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होता है, अग्र ध्वनि भी होता है और अघोष भी होता है। तो एक याद हो गया तो सघोष याद करने की जरूरत ही नहीं आपको है, ठीक है ना। तो जितना बच जाएगा वो आपका सघोष हो जाएगा, अर्थात 3, 4 और 5, ठीक। अच्छा अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2, देखिए महाप्राण जो होता है, महाप्राण वो 2 और 4 हो गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बोल के देखिए, ठीक है ना। जिसका हवा कम लगे आपके हथेली पे तो वो अल्पप्राण, जिसका ज्यादा लगे हो जाएगा आपका महाप्राण हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब यहीं पे मैं कर ले रहा हूँ, जैसे द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ड और ढ था, क्लियर है। अब देखिए अब इसमें क्या बच गया भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा उच्चारण स्थान की बात करें कुछ तो और समझ लीजिए, जितना भी क वर्ग है, ठीक है ना, क ख ग घ अंग, इसका जो वर्ण होता है बालक वो होता है कंठ होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए जैसे अब च वर्ण जितना होता है, च छ ज झ इ, ठीक है ना। तालु हो गया आपका, ठीक है ना। और तालु दो ठो और होता है, देखिए य और स, ठीक है ना। तो देखिए यस कैसे बोलता है, तालु से बोलता है, हम लोग ऐसे याद कर लें, यस कैसे बोलता है, तालु से बोलता है, ठीक है। अब देखिए ये र और मूर्धनी ख, ये दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है बालक वो होता है मूर्धा, क्लियर है। और देखिए ये ल और स जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, ठीक है ना। अब जब मैं याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर लिया हूँ, लसंत इज इक्वल टू दंत, क्लियर है। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब देखते हैं कि कितने लोगों को कितना समझ में आया है और कितना वो बेहतर तरीके से कर पाए हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान बताइए आप, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। देखिए आपको बताना है भ का उच्चारण स्थान, पहले सबसे बात है पढ़िए, ठीक है ना। देखिए प फ ब भ, देख रहे हैं पूरा लिप्स आपका चिपक रहा है, सट रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका ओष्ठ से, ठीक है। आगे दिया है कि य वर्ण का उच्चारण स्थान, अभी मैंने आपको बताया है कि यस कहाँ से बोलता है, तालु से बोलता है, कहाँ से बोलता है, तालु से बोलता है। देखिए
तो यह दिया हुआ है आपका, तो साथ ही इसका आंसर तालु हो जाएगा। स भी दिया रहता है अगर, तो स का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। यस आपका तालु हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है छतरी छ वर्ण किससे मिलकर बना है। तो देखिए हम नीचे से देखते हैं, देखिए इसमें हलंत लगा है, नहीं लगा, ये लगा, देखिए इसमें भी नहीं लगा, दो आंसर खत्म। अब इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, तो चूंकि दूसरे वाले में हलंत नहीं लगा रहेगा तो ये भी मतलब क्रॉस हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पे कुछ संयुक्त अक्षर मैंने आपको बताया था, संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, वो भी एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन, छत्री, त्रयी, ज्ञानी ग और ऋषि र। छत्री छ को हम लोग मिला के लिखते हैं क धन खटकोड़ ख। ये त्रयी होता है कि त धन र, यह होता है कि ज्ञ धन य, और स्र जो होता है स धन र। क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए मैं एक एक करके सबका बता दे रहा हूं, जिससे देखिए र आपका कहां से हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। ठीक है ना। देखिए र और खटकोड़ ख, ये दोनों का उच्चारण स्थान कहां हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। देखिए त थ द ध न, तो अब देखिए च का, देखिए च का तालु हो जाएगा, बोल के देखिए, और त का क्या हो जाएगा, तो देखिए दांत में सट रहा है ना, तो दंत हो गया, तो बच गया क, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछा है कि इसका उच्चारण स्थान कहां पर है, तो कंठ है। ठीक है। अब कह रहा देखिए निम्न में से उष्म व्यंजन कौन है। अभी मैंने बताया कि उष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, श, स और ह। तो देखिए इसमें 3 यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सघोष वर्ण कौन से हैं। तो अब आपको याद नहीं होगा तो आप ऐसे याद कर लिए, देखिए अ से अग्रध्वनि ध्वनि और अ से अघोष। अब पूछा इसमें क्या है बालक, सघोष के बारे में पूछा है, तो अग्रध्वनि मतलब क्या हो गया, क और ख। ठीक, यही तो होगा ना आपका अग्रध्वनि। तो अब देखिए इसमें से क आया, पहले इसमें आई गया है, तो ये तो अघोष हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा है सघोषम से। देखिए क ख च छ, अब देखिए त थ होता है। ठीक है ना। अब प फ होता है। ठीक, अब देखिए तो इसमें भी हम लोग छाट लेते हैं, देखते हैं, जैसे दिया है यहाँ फ दे दिया है, लेकिन ब भी दिया है। ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, यहाँ कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए अभी देखिए इसको मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है ना। देखिए इसको मैं इसीलिए इतना नोट कर रहा हूँ बालक, कि आप इसको एक बार देख के बढ़िया समझ लेंगे ना, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए अ से अग्रध्वनि यानी कि ये क ख जो दोनों ये वाला हिस्सा है, ये आपका हो जाता है अघोष। अब बाकी जितना ये तीनों बच जाते हैं, हो जाते हैं आपके सघोष। क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर कहीं देखो क दे दिया है तो ये तो क्रॉस हो गया। अब देखो इसमें ट दिया है ना, ट इसमें भी दे दिया, तो यानी ये वाला भी आंसर खत्म। अब देखिए द ध न, देख रहे हैं तीनों मिल गया आपका, द ध न, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर है। जैसे आपको जब भूल जा रहे हैं, समझ में नहीं आता, तो नोट कर लिए और याद कर लीजिए फिर से। देखिए कि अ से अग्रध्वनि और अ से अघोष। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेरा निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। अब महाप्राण पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, मान लीजिए आपको याद नहीं है, मान लीजिए कि आपको नहीं याद है कि 1, 3, 5 वाले वर्ग को अल्प प्राण कहते हैं, और 2 और 4 वाले को हम लोग महाप्राण कहते हैं, तो हमको क्या करना है बताइए। तब हम बोल के देखेंगे। मैंने बोला को, बहुत स्लो साउंड निकला, तो एक ही इससे खत्म हो गया, ये अल्प प्राण है। अब देखिए इसमें बोल के देखना, ग बहुत धीमे आवाज निकला, ये भी खत्म, यो ये भी खत्म, तो बच गया कौन, यही। बोल के देखिएगा, ख छ ठ थ प। जब आप बोलेंगे ना तो साउंड आपका जो वायु है वो आपके हथेली पे बहुत तेज से टकराएगा। ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि वो महाप्राण है। देखिए फिर दिया उच्चारण स्थान की दृष्टि में कौन सा विकल्प, ये सारा रहेगा, कौन सा विकल्प शुद्ध है। मतलब आपको ये जो लिखा है और इसका उच्चारण स्थान कौन सा इसमें शुद्ध है, आपको देखना है। तो चलिए मैंने बताया था, देखिए बड़ा जो स होता है यानी कि य और बड़ा स, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है। और ये जो छोटा स होता है यानी कि ल
और छोटा स, इसका स्थान होता है दंत, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही आपका है। और च होता है, ठीक है ना, च छ ज झ, इसका भी तालु हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसको मूर्धा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा इसमें व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दांत नहीं है, यानी दंत से नहीं बोला जाता है। तो देखते हैं हम लोग। तो मैंने अभी भी बताया था कि जो स होता है वो तालु से बोला जाता है, यानी कि य और स, यस, यस किससे बोलता है भाई, तालु से बोलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स। बाकी इन तीनों कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है ना, कहाँ से इनका उच्चारण स्थान है। अब कुछ सूची मिलाना है आपको कि निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए। अब देखो दे दिया है, जिससे दंत दिया है। जैसे मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पहले मिला है। देखो कंठ दिया है ना, तो कंठ का मतलब क्या होता है, क ख ग घ, यानी कि डी का मिलेगा पहले में। देखो डी का पहला कहीं मिला है, अर्थात ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में हमको देखना है। फिर दिया है यहाँ पे देखो, दिया है मूर्धा दिया, तो ट ठ ड ढ हम लोग बोलते हैं, यानी बी का हो जाएगा 3। अब बी का 3 इन दोनों में देखते हैं हम लोग, तो बी का 3 सिर्फ और सिर्फ इसी में दिया है, इसमें नहीं दिया, अर्थात ये वाला भी गलत, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और प्रॉब्लम्स बताएं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।